देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमिताभ बच्चन और आपका स्वागत है ज्ञान के इस महाकुंभ में। आज हम बात करेंगे इतिहास के उन पन्नों की जिन्हें अक्सर पलट तो दिया जाता है, लेकिन उनकी स्याही कभी सूखती नहीं। जरा सोचिए, जब कोई युद्ध समाप्त होता है तो क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या सिपाही घर लौट आते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है? शायद नहीं। युद्ध की गूंज, उसका असर दशकों तक, बल्कि सदियों तक धरती के सीने में दफन रहता है। यह एक ऐसा जख्म है जो वक्त के साथ भरता नहीं, बल्कि और गहरा होता जाता है। आज हम आपको इतिहास की उन गलियों में ले चलेंगे जहां युद्ध के बाद भी बारूद की गंध आती है। हम बात करेंगे उन अनसुने किस्सों की जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इंसानियत ने क्या खोया और क्या पाया। यह कहानी सिर्फ तारीखों और आंकड़ों की नहीं है, बल्कि उन इंसानों की है जिनकी जिंदगी एक ऐसे युद्ध ने बदल दी जो उनके जन्म से भी पहले लड़ा गया था। आज हम जानेंगे कि कैसे 100 साल पहले बरसाए गए बम आज भी लोगों की जान ले रहे हैं, और कैसे एक इंसान दो परमाणु बमों के हमले से बच निकला। तो चलिए कंप्यूटर जी, ताला लगाया जाए और शुरू किया जाए आज का ये सफर। ये कहानी है उस अदृश्य दुश्मन की जो जमीन के नीचे सोया हुआ है और बस एक गलत कदम का इंतजार कर रहा है। यह कहानी है उस रेत की जिसके कण कण में आज भी इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई के निशान मौजूद हैं। हम बात करेंगे पहले विश्व युद्ध की, दूसरे विश्व युद्ध की, और उन घटनाओं की जो हमें यह याद दिलाती हैं कि युद्ध का असली चेहरा कितना भयानक और स्थायी होता है। ये सिर्फ एक लेख नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक सबक है जो हमें इतिहास से सीखना चाहिए। तो देवी और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम समय में एक लंबा सफर करने वाले हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि युद्ध के मैदान में जो कुछ होता है वो वहीं खत्म नहीं होता। उसका असर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। फ्रांस और बेल्जियम के खेतों में आज भी किसान जब हल चलाते हैं तो उन्हें अनाज के साथ साथ बम और गोलियां भी मिलती हैं। ये वो विरासत है जो युद्ध ने छोड़ दी है, एक ऐसी विरासत जो जान लेती है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं फ्रांस के उस लाल इलाके में जहां आज भी पहले विश्व युद्ध के भूत बसते हैं और जहां जाना मौत को दावत देने जैसा है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही रोचक तथ्य जान सकें। देवियों और सज्जनों, फ्रांस का नाम सुनते ही आपके मन में पेरिस, आईफिल टावर और खूबसूरत वादियों की तस्वीरें आती होंगी, लेकिन फ्रांस में एक ऐसी जगह भी है जिसे जोन रूज यानी लाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जहां आज भी पहले विश्व युद्ध की तबाही अपने असली रूप में मौजूद है। इस जमीन को इतना खतरनाक घोषित कर दिया गया है कि यहाँ आम इंसानों का जाना, खेती करना या घर बनाना पूरी तरह से मना है। यह वो धरती है जिसे युद्ध ने हमेशा के लिए जहरीला बना दिया है। पहले विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर, खासकर वर्दुन की लड़ाई में, इस इलाके पर करोड़ों की संख्या में तोप के गोले और बम बरसाए गए थे। अनुमान है कि हर 1 वर्ग मीटर जमीन पर कई बम गिरे थे। इनमें से लाखों बम ऐसे थे जो फटे ही नहीं। इसके अलावा युद्ध में इस्तेमाल हुए रासायनिक हथियार जैसे मस्टर्ड गैस और आर्सेनिक जमीन और पानी में इस कदर घुल गए कि यह पूरा इलाका इंसानी जीवन के लिए एक नासूर बन गया। युद्ध खत्म होने के बाद फ्रांस की सरकार ने इस इलाके को त्याग दिया हुआ घोषित कर दिया। इस लाल क्षेत्र की जमीन आज भी उन अनफटे बमों, गोलियों और जहरीले रसायनों से भरी पड़ी है। यहाँ की मिट्टी में सीसा, पारा और आर्सेनिक की मात्रा खतरनाक स्तर से कहीं ज्यादा है। अगर कोई इंसान यहाँ की मिट्टी या पानी के संपर्क में आ जाए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। सरकार ने इस इलाके की घेराबंदी कर दी है और जगह जगह चेतावनी के बोर्ड लगा रखे हैं जिन पर लिखा होता है प्रवेश वर्जित, मौत का खतरा। यह इलाका आज भी हमें उस महायुद्ध की भयावहता की याद दिलाता है जो 100 साल पहले खत्म हो गया था। सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन युद्ध के जख्म आज भी हरे हैं। यह जोन रूज इस बात का जीता जागता सबूत है कि युद्ध का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि धरती पर भी पड़ डीजता है।
यह एक ऐसा दाग है जिसे शायद सदियां भी नहीं मिटा पाएंगी। यह हमें याद दिलाता है कि जब इंसान अपनी बनाई हुई आग में जलता है तो उसकी राख सदियों तक पर्यावरण को प्रदूषित करती रहती है। यह इलाका एक शांत लेकिन बेहद खतरनाक स्मारक है जो युद्ध की मूर्खता की कहानी कहता है। देवी और सज्जनों, अब हम जोन रूज से निकलकर उन इलाकों में चलते हैं जिन्हें सरकार ने खेती के लिए साफ तो कर दिया है, लेकिन जहां आज भी किसान हर रोज अपनी जान दांव पर लगाते हैं। फ्रांस और बेल्जियम के कई हिस्सों में किसान जब अपने खेतों में हल चलाते हैं तो उन्हें आलू और गेहूं के साथ साथ एक और चीज भी मिलती है। वे इसे लौह फसल यानी आयरन हार्वेस्ट कहते हैं। यह फसल और कुछ नहीं बल्कि पहले विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए अनफटे बम, तोप के गोले और ग्रेनेड हैं जो जमीन के नीचे दबे हुए हैं। हर साल जुताई के मौसम में हजारों टन विस्फोटक सामग्री खेतों से बाहर निकलती है। किसान इन बमों को इकट्ठा करके अपने खेत के किनारे रख देते हैं, जहां से सेना की एक खास टीम, जिसे देमिनाज कहते हैं, आकर इन्हें ले जाती है। यह उनके लिए एक आम बात हो गई है, लेकिन यह कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1919 में युद्ध खत्म होने के बाद से अब तक सिर्फ इन अनफटे बमों के कारण 1000 से ज्यादा आम नागरिक और बम निरोधक विशेषज्ञ अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें कई किसान भी शामिल हैं जिनका ट्रैक्टर गलती से किसी बम से टकरा गया। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसके साथ वहां के लोग जीना सीख गए हैं। बच्चों को स्कूलों में सिखाया जाता है कि अगर उन्हें कोई पुरानी जंग लगी धातु की चीज मिले तो उसे छूना नहीं है बल्कि तुरंत अपने बड्ढों को बताना है। यह लौह फसल सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है। जब भी कहीं कोई नई सड़क बनती है या किसी घर की नींव खोदी जाती है तो जमीन से ये मौत के सामान निकलने लगते हैं। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है और विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरी जमीन को इन विस्फोटकों से पूरी तरह साफ करने में अभी कई 100 साल और लग सकते हैं। ये स्थिति हमें युद्ध की उस कीमत के बारे में बताती है जो लड़ाई खत्म होने के बहुत बाद तक चुकानी पड़ जाती है। वो सैनिक तो चले गए, वो देश जीत या हार गए, लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार आज भी वही हैं, चुपचाप किसी के कदमों का इंतजार कर रहे हैं। अगली बार जब आप फ्रांस या बेल्जियम के शांत और सुंदर ग्रामीण इलाकों की तस्वीरें देखें तो याद रखिएगा कि उस सुंदरता के नीचे जमीन में मौत का एक विशाल जखीरा सोया हुआ है जो 100 साल बाद भी जाग सकता है। तो सवाल यह उठता है देवियों और सज्जनों कि आखिर इतने सारे बम और तोप के गोले फटे क्यों नहीं? क्या यह कोई साजिश थी या फिर तकनीक की कोई कमी? इसका जवाब छिपा है पहले विश्व युद्ध के दौरान हुए बड़े पैमाने पर उत्पादन में। उस समय युद्ध की मांग इतनी ज्यादा थी कि हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां दिन रात काम कर रही थी। जल्दी और ज्यादा हथियार बनाने के दबाव में क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता पर ध्यान देना लगभग नामुमकिन हो गया था। नतीजतन बहुत सारे बम और गोले खराब गुणवत्ता वाले बनाए गए। इनमें से कई गोलों के फ्यूज यानी उन्हें विस्फोट करने वाला सिस्टम ठीक से काम नहीं करता था। जब उन्हें तोप से दागा जाता तो वे जमीन पर गिर तो जाते, लेकिन उनका फ्यूज एक्टिवेट ही नहीं होता था। कुछ मामलों में ये गोले नरम मिट्टी या कीचड़ डीएच में जाकर धंस जाते थे, जिससे विस्फोट के लिए जरूरी झटका नहीं लग पाता था। एक अनुमान के मुताबिक पश्चिमी मोर्चे पर बरसाए गए कुल गोलों में से लगभग 25 से 30% गोले फटे ही नहीं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब करोड़ों गोले दागे गए हों तो उनकी 30% संख्या कितनी बड़ी होगी। ये एक ऐसी तकनीकी विफलता थी जिसने भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया। ये अनफटे बम, जिन्हें डुड्स कहा जाता है, जमीन के नीचे एक टाइम बम की तरह पड़े हुए हैं। समय के साथ उनके बाहरी खोल पर जंग लग जाता है और उनका फ्यूज और भी ज्यादा अस्थिर और संवेदनशील हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो बम 100 साल पहले नहीं फटा, वो आज एक छोटे से झटके जैसे कि ट्रैक्टर के पहिए या फावड़े की चोट से भी फट सकता है। यही वजह है कि ये आज भी इतने खतरनाक हैं। इसके अलावा रासायनिक हथियारों वाले गोले और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं।
अगर उनका बाहरी खोल जंग लगने की वजह से टूट जाए तो अंदर भरी जहरीली गैस या तरल रसायन बाहर निकलकर हवा और मिट्टी में फैल सकता है, जो किसी की भी जान ले सकता है। तो यह कोई साजिश नहीं, बल्कि युद्ध की जल्दबाजी, बड़े पैमाने पर उत्पादन का दबाव और उस समय की तकनीक की सीमाओं का मिला जुला परिणाम था, जिसकी कीमत आज भी आम लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। यह इतिहास का एक ऐसा सबक है जो हमें बताता है कि युद्ध में की गई गलतियों का अंजाम सदियों तक भुगतना पड़ता है। अब हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी किस्मत के आगे बड़े बड़े लेखक भी अपनी कलम रोक दें। ये कहानी है जापान के श्री त्सुतोमू यामागुची की। एक ऐसा नाम जो इतिहास में इसीलिए दर्ज है क्योंकि वे दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर दो परमाणु बम हमलों से बचने वाला माना गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक इंसान जो पहले हिरोशिमा के परमाणु हमले में बचा और फिर 3 दिन बाद नागासाकी के परमाणु हमले से भी जिंदा निकल आया। ये कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। त्सुतोमू यामागुची एक इंजीनियर थे और अपनी कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के काम से हिरोशिमा गए हुए थे। 6 अगस्त 1945 का दिन था और यह हिरोशिमा में उनका आखिरी दिन था। वे अपने साथियों के साथ स्टेशन की ओर जा रहे थे ताकि अपने घर नागासाकी वापस लौट सके। सुबह के लगभग 8:15 हुए थे, तभी उन्होंने आसमान में एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर को देखा जिसने एक छोटी सी चीज नीचे गिराई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनकी आंखों के सामने एक तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी हुई, जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। यामागुची ने तुरंत जमीन पर गोता लगा दिया और अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसकी लहर ने उन्हें हवा में उछाल दिया और जमीन पर पटक दिया। जब उन्होंने होश संभाला तो चारों तरफ अंधेरा और तबाही का मंजर था। उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह जल चुका था, उनके कान के पर्दे फट गए थे और वे कुछ समय के लिए अंधे हो गए थे। किसी तरह वे अपने 2 जिंदा बचे साथियों के साथ पूरी रात एक शेल्टर में रहे और अगली सुबह उस जलते हुए शहर से होते हुए किसी तरह ट्रेन पकड़ अपने घर नागासाकी के लिए रवाना हो गए। उन्होंने शायद सोचा होगा कि वे मौत के मुंह से निकलकर एक सुरक्षित जगह जा रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि मौत उनका पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंचने वाली है। हिरोशिमा की वो भयानक रात और दर्दनाक सफर के बाद वे किसी तरह अपने घर पहुंचे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। उनकी कहानी का सबसे अविश्वसनीय मुद्दा तो अभी बाकी था, जो नागासाकी में उनका इंतजार कर रहा था। यह एक ऐसी दास्तान है जो हमें किस्मत और इंसानी जज्बे की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। चलिए उस दिन को थोड़ा और करीब से महसूस करने की कोशिश करते हैं। 6 अगस्त 1945 की सुबह जब त्सुतोमू यामागुची ने आसमान से उस छोटी सी चीज को गिरते देखा तो वह लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम था। वह बम शहर के केंद्र से लगभग 3 किलोमीटर दूर थे। यह दूरी ही शायद उनकी किस्मत की पहली जीत थी। धमाके की प्रचंड गर्मी और शॉक वेव ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने जो देखा वो किसी नरक से कम नहीं था। आसमान में एक विशाल मशरूम के आकार का बादल उठ रहा था। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थीं और चारों तरफ आग लगी हुई थी। हवा में जलते हुए इंसानी मांस की गंध थी। लोग जिनके कपड़े जलकर शरीर से चिपक गए थे, भूतों की तरह सड़कों पर भटक रहे थे। उनकी खाल लटक रही थी और वे पानी के लिए चिल्ला रहे थे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यामागुची खुद बुरी तरह घायल थे। उनके चेहरे और बाहों पर गंभीर जलन थी, लेकिन वे जिंदा थे। उन्होंने अपने 2 साथियों अकिरा इवानागा और कुनियोशी सातो को ढूंढा, जो सौभाग्य से भी बच गए थे। तीनों ने मिलकर उस तबाह हो चुके शहर में एक सुरक्षित ठिकाना खोजने की कोशिश की। पूरी रात उन्होंने एक एयर रेड शेल्टर में बिताई, जहां घायल और मरते हुए लोगों की चीखें गूंज रही थीं। अगली सुबह 7 अगस्त को उन्होंने अपने घर नागासाकी जाने का फैसला किया। हिरोशिमा शहर से गुजरना अपने आप में एक भयानक अनुभव था। उन्हें लाशों के ढेरों और मलबे के पहाड़ों को पार करना पड़ा।
नदियां लाशों से भरी हुई थी। किसी तरह वे रेलवे स्टेशन पहुंचे, जो चमत्कारिक रूप से काम कर रहा था। उन्होंने एक खचाखच भरी ट्रेन पकड़ी, जिसमें ज्यादातर लोग उन्हीं की तरह घायल और सदमे में थे। ट्रेन का वो सफर शायद उनकी जिंदगी का सबसे लंबा सफर रहा होगा। वे शारीरिक दर्द और मानसिक आघात से गुजर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ है। उन्होंने बस एक बहुत तेज रोशनी और धमाका देखा था। वे बस अपने परिवार के पास पहुंचना चाहते थे, यह सोचकर कि वे अब सबसे बुरे दौर से निकल चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, देवियों और सज्जनों, किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। हिरोशिमा तो सिर्फ पहला अध्याय था, असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। 8 अगस्त की रात को श्री यामागुची अपने घर नागासाकी पहुंचे। उनका शरीर जला हुआ था और पट्टियों से बंधा हुआ था। उनके परिवार वाले उन्हें इस हालत में देखकर हैरान रह गए, लेकिन वे खुश थे कि वे जिंदा लौट आए हैं। अगली सुबह 9 अगस्त को वे अपनी कंपनी के दफ्तर गए ताकि हिरोशिमा में जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट दे सके। उनके बॉस और सहकर्मी उनकी कहानी पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वे कह रहे थे कि एक अकेला बम भला पूरे शहर को कैसे तबाह कर सकता है। यामागुची उन्हें समझा ही रहे थे कि यह कोई आम बम नहीं था। और ठीक उसी वक्त सुबह के 11:02 पर इतिहास ने खुद को दोहराया। एक और तेज अंधी कर देने वाली रोशनी ने कमरे को भर दिया। यामागुची की सहज प्रवृत्ति ने फिर से काम किया। वे तुरंत जमीन पर लेट गए। यह नागासाकी पर गिराया गया फैटमैन नाम का दूसरा परमाणु बम था। इस बार भी धमाके का केंद्र उनसे लगभग 3 किलोमीटर दूर था। उनकी कंपनी की इमारत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धमाके की लहर ने खिड़कियां तोड़ दी और कमरे में सब कुछ बिखर गया। यामागुची को मामूली चोटें आईं, लेकिन वे एक बार फिर बच गए। वे तुरंत भागकर अपने घर की ओर दौड़े, ये देखने के लिए कि उनका परिवार सुरक्षित है या नहीं। उन्हें डर था कि जो कुछ उन्होंने हिरोशिमा में देखा, कहीं वही मंजर उन्हें अपने घर पर न देखना पड़े। सौभाग्य से उनकी पत्नी और बेटा कुछ दवा लेने के लिए घर से बाहर गए हुए थे और एक सुरक्षित जगह पर थे। धमाके से उनके घर को कुछ नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन उनका परिवार सुरक्षित था। त्सुतोमु यामागुची ने 3 दिनों के अंदर दुनिया के 2 सबसे भयानक हमलों का सामना किया और दोनों में जिंदा बचे। ये कहानी सिर्फ किस्मत की नहीं है, बल्कि इंसानी सहनशीलता और जीने की इच्छा शक्ति की भी है। यामागुची बाद में एक शांति दूत बने और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परमाणु हथियारों के खिलाफ आवाज उठाने में लगा दी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी भाषण दिया और दुनिया को अपनी आप बीती सुनाई। 2010 में 93 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी कहानी आज भी हमें यह याद दिलाती है कि युद्ध कितना भयानक हो सकता है और शांति कितनी जरूरी है। वे एक ऐसे गवाह थे जिन्होंने नरक को 2 बार देखा और दुनिया को उसकी सच्चाई बताने के लिए जिंदा रहे। अब हम आपको दूसरे विश्व युद्ध के एक और मोर्चे पर ले चलते हैं, नॉर्मैंडी, फ्रांस। 6 जून 1944, जिसे डी-डे के नाम से जाना जाता है। इस दिन मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने नाजी जर्मनी के कब्जे वाले फ्रांस पर इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला किया था। इस हमले के दौरान लाखों सैनिक नॉर्मैंडी के समुद्र तटों पर उतरे, जिनमें से एक का नाम ओमाहा बीच था। यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई हुई और हजारों सैनिक मारे गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस लड़ाई के निशान आज भी वहां की रेत में मौजूद हैं? वैज्ञानिकों ने जब नॉर्मैंडी के ओमाहा बीच की रेत का अध्ययन किया तो वे हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि रेत के कुछ कण माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर अजीब और गोलाकार थे और वे चुंबकीय भी थे। जब उन्होंने इन कणों का विश्लेषण किया तो पता चला कि उनमें लोहे और स्टील के छोटे छोटे टुकड़े मौजूद हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि डी-डे की लड़ाई के दौरान हुए विस्फोटों में उड़े बमों और गोलियों के छर्रे थे, जिन्हें श्रापनेल कहा जाता है। ये कैसे हुआ, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। जब बम या तोप का गोला फटता है तो वह बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है, लगभग हजारों डिग्री सेल्सियस। इस भीषण गर्मी में बम का धातु का खोल पिघलकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। ये पिघले हुए धातु के कण जब हवा में उड़ाते हैं तो वे रेत के कणों के साथ मिल जाते हैं और ठंडे होकर छोटे छोटे गोलों का आकार ले लेते हैं।
ये गोलाकार कण लाखों की संख्या में बनकर वापस रेत पर गिर गए। आज 80 साल बाद भी ये कण उस रेत का हिस्सा है। ये खोज हमें बताती है कि एक ऐतिहासिक घटना अपने भौतिक निशान कैसे छोड़ जाती है, जो दशकों बाद भी मौजूद रहते हैं। जब आप आज नॉर्मैंडी के उन खूबसूरत समुद्र तटों पर चलेंगे जहां बच्चे खेलते हैं और लोग छुट्टियां मनाते हैं, तो आप अनजाने में इतिहास के ऊपर चल रहे होते हैं। उस रेत का हर कण उस भयानक दिन की गवाही देता है जब हजारों लोगों ने आजादी के लिए अपनी जान दी थी। यह एक काव्यात्मक लेकिन गंभीर सच्चाई है कि युद्ध के अवशेष हमारे चारों ओर मौजूद हैं, कभी कभी हमारी नजरों से ओझल, लेकिन हमेशा वहां। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने समय में एक लंबा सफर तय किया। हमने फ्रांस के लाल क्षेत्र को देखा, जहां 100 साल पुराने बम आज भी मौत बनकर इंतजार कर रहे हैं। हमने त्सुतोमू यामागुची की अविश्वसनीय कहानी सुनी, जिन्होंने 2 परमाणु हमलों को झेला, और हमने नॉर्मैंडी की रेत में छिपे युद्ध के निशानों को पहचाना। ये तीनों किस्से अलग अलग हैं, लेकिन वे सब एक ही कहानी कहते हैं। युद्ध कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। उसका असर, उसका जहर पीढ़ियों तक बना रहता है। इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है। यह हमें बताता है कि हिंसा और नफरत का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर ले जाता है। पहले विश्व युद्ध को सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध कहा गया था, लेकिन उसके सिर्फ 21 साल बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो उससे भी कहीं ज्यादा विनाशकारी था। आज 2025 में जब हम इन कहानियों को याद करते हैं, तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या हमने इतिहास से कोई सबक सीखा है? क्या हम आज एक बेहतर और ज्यादा शांतिपूर्ण दुनिया में रह रहे हैं? इन कहानियों का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि जगाना है। यह याद दिलाना है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें आसानी से मिल जाती है। इसे बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। हमें यह समझना होगा कि युद्ध के खतरे सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं होते। इसका असर आम नागरिकों, आने वाली पीढ़ियों और हमारी धरती पर भी पड़ता है। फ्रांस के खेतों में दबे बम और नॉर्मैंडी की रेत में मिले छर्रे इस बात का सबूत है कि धरती कुछ भी नहीं भूलती। तो चलिए आज हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम इतिहास की इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। हम श्री यामागुची जैसे लोगों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी शांति का संदेश फैलाने में लगा दी। क्योंकि अंत में, जैसा कि किसी ने कहा है, जो लोग अपने इतिहास को याद नहीं रखते, वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। हमें चुनना है कि हम एक ऐसा भविष्य बनाना चाहते हैं जो युद्ध के जख्मों से भरा हो, या एक ऐसा भविष्य जो शांति और सद्भाव पर आधारित हो। फैसला आपके हाथ में है। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।